थ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, यही सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको कुछ एआई रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी देने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, यूएस है या फिर साउथ कोरिया है, चाइना है, ताइवान है या फिर इंडिया में भी आने वाले समय में एआई तो यहाँ भी आएगा ना, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में आज हुआ क्या है। तो इंडियन मार्केट आज बहुत इंटरेस्टिंग था। ज़्यादातर समय निगेटिव या फिर लगभग फ्लैट रहा, बट हाँ फाइनली क्लोज़र के समय थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिला ना। मतलब हालात ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील अनाउंसमेंट है ना, तो लगा था कि इसके कारण एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा, बट मार्केट में किसी भी तरह का कोई खास इसके प्रति पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप पहले से तो ऑफकोर्स सुधरा है हालात, पहले तो बहुत ख़राब लग रहा था। सेक्टर और थीम में थोड़ा पॉजिटिविटी आई, ये भी मतलब क्लोज़र के समय ही ये सब पॉजिटिविटी इतना खास दिख रहा है आपको। बैंक, डिफेंस, आईटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और मेटल कमोडिटीज़ और सेंट्रल पीएससी का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है आज का। अब जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। तो आप लोग का क्वेरी आया था अदानी ग्रुप से रिलेटेड ना, लास्ट वीक बुरी तरह से गिरा था, ऑल्दो आज रिकवरी अच्छा खासा आया है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 में किस तरह का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का। तो देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। सेंसेक्स में अबाउट 2.5% के आसपास का एक्सपोजर है और निफ्टी 50 में अबाउट 2.7%, रफली मैं बता रहा हूँ, इस तरह का एक्सपोजर है। लेकिन हाँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 12.6% के आसपास। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अगर अच्छा करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो नाउ कुछ बड़े इवेंट्स जो कि इस वीक ही होने वाले हैं, जिस पे हमें नज़र रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा इवेंट है यूएस का फेड का इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं, वेडनेसडे को हमें पता चल जाएगा। तो अभी जो भी माहौल है उसको देखकर लग रहा है ज़्यादातर चांस यही है कि शायद इस बार इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो यूएस में। और उसके साथ ही जो यूएस में मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ है ना, उसमें से बहुत सारी कंपनीज़ का रिजल्ट्स आने वाला है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सब एआई चल रहा है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ अगर इनका रिजल्ट अच्छा आया तब तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट और तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो फिर वहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो देखिए वहाँ पे मेटा, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट का वेडनेसडे को रिजल्ट आने वाला है, थर्सडे को एप्पल का रिजल्ट आने वाला है, और अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी, उसका तो अभी टाइम लगेगा, वो 4 फरवरी को आएगा। एनवीडिया का तो लास्ट फरवरी तक आता है, वहाँ बहुत टाइम है। लेकिन हाँ, ये 4 कंपनीज़ का हमें जल्दी इसी वीक देखने को मिलेगा, और देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि उसके आधार पर भी एटलीस्ट यूएस मार्केट, और ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ ज़्यादा हलचल होता है तो पूरे वर्ल्ड मार्केट पे उसका असर पड़ेगा। नाउ सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है वर्ल्ड का? ट्रंप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या बोल रहे हो। तो देखिए, ट्रंप ने अब फिर से धमकी दिया है कि साउथ कोरिया, मतलब वहाँ पे भी 15% का टैरिफ है, तो बोल रहे हैं कि अब टैरिफ को मैं 25% कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया का जो लेजिस्लेचर है ना, ठीक है, उसने अभी भी जो ट्रेड डील हुआ है यूएस के साथ उसको अप्रूव नहीं किया है, इसीलिए ट्रंप अब गुस्से में है। आपको मैंने बताया भी था ना कि यूरोपियन यूनियन में भी उस डील को, जो यूएस के साथ उनका डील हुआ था, उसको अप्रूव नहीं किया। ठीक है, उसको रोक दिया गया वहाँ पे कि नहीं भाई यूएस, क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं ग्रीनलैंड से रिलेटेड, तो यूरोपियन यूनियन ने डील को रोक दिया है। ठीक है, फाइनल हुआ था लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है वहाँ पे। देखिए हो क्या रहा है ना कि जो भी डील किया गया यूएस के साथ, ठीक है, जिन भी कंट्रीज़ ने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, उस कंट्री के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, पूरी तरह से ज़्यादातर केसेस में सिर्फ यूएस के लिए अच्छा है। तो डील तो इन लोगों ने कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के डर से, लेकिन अप्रूवल में उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का डील अप्रूव करेंगे तो ऑफकोर्स इलेक्शन में तो जाना है, उनको प्रॉब्लम होगा, या फिर जो दूसरी पार्टीज़ हैं
ठीक है, सिंगल पार्टी के पास पूरी तरह से उनके पास मेजोरिटी नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ भी उनको प्रॉब्लम आएगा। लाइक साउथ कोरिया, 350 बिलियन US डॉलर्स का उनको इन्वेस्टमेंट करना है US में। US के तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तुमको करना है। सभी पे इसी तरह का दिया जा रहा है ना। इंडिया के साथ भी इसीलिए ट्रेड डील नहीं हो रहा है ना, मतलब ऊट पटांग कुछ भी उनका रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स है। मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि उनका डिमांड एक ही है कि भाई ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ना, उसके लिए मुझे नॉमिनेट करो, बोलो कि पाकिस्तान के साथ जो तुम्हारा फ्यू डेज़ का वॉर चला था वो मैंने रुकवाया था। उनको लगता है ये बोल देने से शायद उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाएगा। बट एनी हाउ, तो अभी तो देखिए इंडिया के साथ ट्रेड डील तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए ना। अभी भी रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, वहाँ के रिपब्लिकन जो सीनेटर हैं उनके तरफ से उनका कुछ ऑडियो लीक हुआ है। उसमें बोला गया भाई डील रोक कौन रहा है, डील तो इंडिया की तरफ से सब कुछ फाइनल है, अच्छा डील दिया गया है, लेकिन डील रोक कौन रहा है। तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट रोक रहे हैं, प्रेसिडेंट रोक रहे हैं, वो लोग इसको नहीं होने दे रहे। हमें भी पता है ना कि क्यों रुक रहा है, कौन रोक रहा है डील को, वही हो रहा है। तो उसको तो भूल जाना चाहिए। हो भी जाएगा फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प है ना, देखिए साउथ कोरिया के साथ तो डील हो चुका है, फिर से और धमकी दे रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इस फेस को हमें झेलना पड़ेगा। बट हाँ, फॉर्चुनेटली एक अच्छा काम हुआ है। देखिए यूरोपियन यूनियन भी अगर GDP वाइज देखे ना तो US के बाद सेकंड लार्जेस्ट GDP है पूरे कंट्रीज़ को मिलाकर। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम सही से काम करें तो काफ़ी हद तक US का हम भरपाई कर सकते हैं। पूरी तरह से नहीं हो पाएगा ये एग्री, लेकिन काफ़ी हद तक भरपाई कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत बड़ा ये पॉजिटिव तरीके से हमें देखना चाहिए, क्योंकि US पे तो आप कभी भी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। खासकर मतलब US पे तो आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जो हालात है उस पर और भी नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुआ है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है और आने वाले सालों में इसका काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट मिलेगा। देखिए अभी US को अगर रोकना है तो सिर्फ सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है ना कि भाई उसके जो बॉन्ड्स हैं ना उस पर आप थोड़ा कमी लाओ। देखिए इंडिया ने काफ़ी कम कर दिया पहले के मुकाबले खरीदना, चाइना ने कम कर दिया है, ब्राज़ील ने कम कर दिया है, लेकिन वो यूरोपियन कंट्रीज़ खरीदे जा रहे हैं, जापान खरीदे जा रहा है। इन लोगों को भी थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे ये थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे ना, मैं ये नहीं बोलो बंद कर दें, संभव भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कम कर दें ना तो US बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा इमीडिएटली, ठीक है ना। बट लेट्स सी ये लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। बट हाँ, फ्यूचर में अगर यही सब चलता रहा तो वो दिन भी आएगा, और वो जैसा ही होगा ना US में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। उसका जो बॉन्ड यील्ड है बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगेगा, जो करेंसी है वो पूरा नीचे चला जाएगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। और एनी हाउ डोनाल्ड ट्रंप, लेट्स सी, मुझे नहीं लगता है कि पूरा टर्म जिस तरह की हरकतें हैं उनके कंप्लीट कर पाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा इन बिटवीन ना। अभी फिर से बात हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट वहाँ पे शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स अब उनको फिर से जो भी बिल लाएंगे उसको पास करने नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। प्लस इस बार वेडनेसडे को जो रेट कट नहीं हुआ, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ये पसंद नहीं करेंगे कि रेट कट नहीं हो रहा है, वो तो चाहते हैं 50 बेसिस 100 बेसिस पॉइंट्स रेट कट तुरंत हो जाए। तो US में बहुत कुछ चल रहा है। बट हाँ, ये सब के बावजूद भी US इकनॉमी का हालात देखें ओवरऑल तो ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा नहीं कि इकनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। हाँ, AI फ्रंट पे ओवर वैल्यूएशन है, जो कि अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो गिर सकता है, लेकिन ओवरऑल इकनॉमी देखें तो अभी भी ठीक ठाक हालात में US इकनॉमी है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सो नाउ यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सिंगल एसेट के चक्कर में ना रहें। एसेट क्लास जो मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखें ना, तो वो बेस्ट है। सिंगल एसेट क्लास बहुत डिफ़िकल्ट है। जिस तरह का वर्ल्ड इकोनॉमी चल रहा है ना, किसी को पता ही नहीं है कि क्या होगा ना। अभी जैसे ईरान का प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, ठीक है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट US रेडी है, ईरान भी रेडी है। तो लेट्स सी होता है नहीं होता है, कब होता है, वो प्रॉब्लम है। उसके बाद ग्रीनलैंड का प्रॉब्लम बिल्कुल सही, वो सॉर्ट नहीं हुआ है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कभी भी वो प्रॉब्लम अचानक फिर से आ सकता है। एक पॉजिटिव फ्रंट पे शायद यूक्रेन और रसिया के बीच अगर कुछ हो जाए कुछ पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है। तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा कि भाई अगले कुछ महीनों तक इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। देखिए अभी स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है ना, FIIs, ठीक है, बेचकर भाग रहे हैं, रुपये हमारा बहुत वीक है, ठीक है। ट्रम्प सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो इंडिया पे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, जहाँ भी मौका मिल रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अर्निंग ग्रोथ भी
ना देखते हैं कैसा होता है। अभी तक तो मिक्स्ड ही है, पहले से तो बिल्कुल थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, फिलहाल थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब है, बट हाँ एक पॉजिटिव ये आया है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड FTA था वहाँ पे गुड न्यूज़ आ चुका है, जो कि आने वाले सालों में बहुत अच्छा होगा। तो इमीडिएटली तो उसका असर नहीं पड़ेगा ना, सेंटीमेंट पे असर पड़ता है, लेकिन सेंटीमेंट पे कोई खास तो असर पड़ा नहीं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो सही से इम्प्लीमेंट होना, उस पर काम होना, उसमें अभी काफ़ी महीने लग जाएंगे ना, इमीडिएटली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब बजट देखते हैं, 1 फरवरी को आ रहा है। बजट पे अगर कुछ गवर्नमेंट पॉजिटिवली अगर सरप्राइज़ कर पाता है तो वहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट वही है, मतलब डाइवर्सिफाई करके रखें, अच्छा फंडामेंटल वाला, अच्छे वैल्यूएशन वाला स्टॉक्स को लेकर रखें, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को खरीद कर रखें। देखिए यहाँ पे यही है कि मार्केट अगर डाउन है तो अच्छी बात है, अच्छे रेट पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई। छोटा छोटा अगर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहें हम और इस गिरे हुए मार्केट का एडवांटेज उठाते रहें तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। जब भी हम AI का बात करते हैं तो आजकल एनवीडिया का नाम सबसे ऊपर आता है ना, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस AI रिलेटेड उसी का आ रहा है ना। मार्केट कैप वाइज $5 ट्रिलियन भी क्रॉस कर गया था, हाँ अभी थोड़ा डाउन हुआ है। तो देखिए एनवीडिया इतना अच्छा कर क्यों रहा है। देखिए कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था ना उसके चिप के बारे में, ब्लैकवेल चिप उसका लेटेस्ट चिप था, बहुत पावरफुल था। ठीक है, तो वो अब क्या कर रहा है एनवीडिया ना कि भाई ब्लैकवेल अब वहाँ पुराना हो गया, मतलब 1 साल में ही अब वो एवरी ईयर चेंज कर रहे हैं अपने चिप्स को। तो ये जो ब्लैकवेल था जो कि लेटेस्ट आया है वो भी अब पुराना बात हो गया ना, अब उनका रूबिन आ रहा है नया लेटेस्ट वन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बोला जा रहा है कि वो जो डिलीवरी होगा उसका 5x टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स मोर होगा परफॉर्मेंस वाइज, मतलब 1 साल में 5 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस। और अब बोल रहे हैं एनवीडिया ना, पहले था कि 2-2 साल पे नया लाएंगे, अब बोल रहे हैं एवरी ईयर, क्योंकि इतना सब कुछ फास्ट चेंज कर रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि एनवीडिया किस तरह का टेक यूज़ कर रहा है, मतलब 1 साल में ही परफॉर्मेंस को 5 टाइम्स या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। तो इसीलिए वो नंबर 1 है और आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल लग रहा है कि नंबर 1 ही रहेगा ना। अभी जो रूबिन नया चिप है ना, वो बोला जा रहा है कि इस साल के सेकेंड हाफ में वो भी आ जाएगा। मतलब एवरी ईयर वो नया नया लाने का प्लान कर रहे हैं और पावर पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस बोले बहुत ज़्यादा होगा। जब भी हम AI का बात करते हैं ना तो हमेशा बोलते हैं US बहुत आगे है, चाइना भी पीछे है, लेकिन आने वाले सालों में आप देखेंगे चाइना आगे निकलेगा। हो सकता है US को भी बीट कर दे। मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर, अभी नहीं, अभी तो US बहुत आगे है। वो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि देखिए AI के लिए आपको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो जिस कंट्री के पास पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वही आगे निकलेगा आने वाले सालों में। ठीक, अभी देखेंगे तो नंबर 1 कौन है पावर प्रोडक्शन के मामले में, तो वो है चाइना। 3900 गीगावाट का कैपेसिटी है उसके पास, और 2030 तक बोला जा रहा है कि 5200 तक वो चला जाएगा। मतलब बाकियों से बहुत ज़्यादा आगे है। US वहाँ पे compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि US ऑल्दो सेकंड नंबर पे है लेकिन चाइना से बहुत पीछे है। वहाँ पे कितना है 1320 गीगावाट्स जो लेटेस्ट है, और 30 तक वो सिर्फ 1650 ही जा पाएगा गीगावाट तक। और थर्ड है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया भी यहाँ पे कंपटीशन में है। इंडिया फ़िलहाल 510 गीगावाट का कैपेसिटी है और 2030 तक अबाउट 800 हम क्रॉस कर जाएंगे गीगावाट। ठीक है, 4th पे जर्मनी है और फिर नीचे दूसरे कंट्रीज़। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे है, क्योंकि इसीलिए आप देख रहे हैं इंडिया में बहुत सारा डेटा सेंटर्स बन रहा है। और इंडिया जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रहा है कि जो पावर का प्रोडक्शन है कंट्री में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप AI में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, फ्यूचर आने वाले जो सालों में जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि डेटा सेंटर्स में पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और प्लस वाटर का भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कंट्री में सफिशिएंट वाटर भी होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप डेटा सेंटर एटलीस्ट मामले में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बोला जा रहा है कि US बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो कैपेसिटी है, पावर का कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चाइना माना जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में बहुत तेज़ी से आगे निकलेगा, और वो शायद वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मे भी आने वाले 10 ईयर्स में ही आप अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इंडिया भी,
क्योंकि हमारा कैपेसिटी भी है फिलहाल, तो हम भी ऐसा नहीं कि पीछे होंगे, हम भी धीरे धीरे इस पर आगे आएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।